नमस्कार। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपने आपके प्यारे मोबाइल फोन की बैटरी अचानक फुल कर पाव जैसी क्यों हो जाती है? आजकल इस स्मार्टफोन लिथियम पॉलीमर बैटरी का इस्तेमाल होता है, जो चारों तरफ से पूरी तरह सील बंद होती है। जब बैटरी पुरानी हो जाती है, हम उसे जरूरत से ज़्यादा देर तक ओवर चार्ज करते हैं, फ़ोन को अधिक गर्म होने देते हैं या फिर सस्ते और नकली चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, तो बैटरी के अंदर रासायनिक बिगाड़ होना लगता है। इस प्रक्रिया में इथिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस बनती है और बाहर निकलने का रास्ता न होने के कारण बैटरी सूजकर फूल जाती है। आपको यह जानकारी हैरान होगी कि बैटरी का फूलना एक स्थायी इरिवर्सिबल बदलाव है। ये वह कभी भी अपने आप जैसे सामान्य नहीं हो सकता। ऐसी फूली हुई बैटरी को दबाया या इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे फोन में स्पॉट होने, आग लगने का भारी खतरा होता है। तो आज के इस अहम विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एआई का आवाज में देखेंगे बैटरी फूलने के पीछे क्या विज्ञान है, और अपने फोन की बैटरी की लंबी उम्र देने की हमें चार्जिंग कौन सही आदतें अपनाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होगा अगर कोई कहे कि रात भर फोन को 100% चार्जिंग पे छोड़ना उसे धीरे धीरे एक छोटे और दबाव वाले गैस बम में बदल रहा है। मतलब ये सुनने में किसी डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लग सकता है ना? बिल्कुल लग सकता है, लेकिन आज हमारे सामने मौजूद हार्डवेयर रिसर्च पेपर्स और बैटरी केमिस्ट्री के जर्नल्स का जो पूरा स्टैक है, वो यही कहानी बयां कर रहा है। एकदम सही कहा आपने, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का लक्ष्य भी यही है। हम उस डरावने नज़ारे के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, जब दराज में महीनों से पड़ा कोई पुराना फोन अचानक पाव या गुब्बारे की तरह फूल जाता है। हाँ, वो नज़ारा जब फोन की स्क्रीन अपनी जगह से उठ जाती है। बिल्कुल, और पूरा फोन बस फटने के कगार पर लगता है। अक्सर लोगों को लगता है कि गैजेट्स में बस स्क्रीन टूटेगी या सॉफ्टवेयर खराब होगा, लेकिन अंदर से किसी ठोस चीज का सूज जाना, ये एक बिल्कुल अलग तरह की चेतावनी है। देखिए, इस विषय की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले उस चेतावनी को ही समझना होगा जो ये सूजी हुई बैटरी हमें दे रही है। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। बताइए, आखिर ये हो क्या रहा है? ये महज कोई सामान्य हार्डवेयर की खराबी नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक स्पष्ट रासायनिक संकेत है कि अंदर के रसायनों का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अच्छा, मतलब अंदर कुछ केमिकल लोचा हो गया? एग्जैक्टली। जब हम आधुनिक लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरियों की बात करते हैं तो हम बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले रसायनों को एक बहुत ही छोटी सी जगह में पैक कर रहे होते हैं। तो इस रासायनिक युद्ध को समझने के लिए मैं एक उपमा के बारे में सोच रहा था। जैसे एक स्मार्टफोन की बैटरी पूरी तरह से सील होती है ना? हाँ, चारों तरफ से बंद। बिल्कुल, एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह जिसमें कोई सीटी यानी वॉल्व ही ना हो। अंदर जो भी हो रहा है उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये कुकर वाली उपमा बहुत सटीक है। तो हम सभी जानते हैं कि बैटरी के अंदर एनोड और कैथोड के बीच आयंस का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आखिर इस बिना सीटी वाले कुकर के अंदर ऐसा क्या पकने लगता है जो एक ठोस धातु को गुब्बारे की तरह फुला देता है? तो होता क्या है कि इस कुकर के अंदर जो पक रहा है वो मूल रूप से तरल इलेक्ट्रोलाइट्स का विघटन है। इलेक्ट्रोलाइट्स का विघटन? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। जरूर। देखिए, जब एक लिथियम आयन बैटरी काम करती है तो आयन्स एनोड और कैथोड के बीच एक तरल पदार्थ या जेल के माध्यम से तैरते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हाँ, समझ गया। अब एक स्वस्थ बैटरी में पहली कुछ चार्जिंग साइकिल्स के दौरान अंदर एक बहुत ही पतली सुरक्षात्मक परत बनती है। इसे सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस या SEI स्पेस कहते हैं। तो ये SEI लेयर एक तरह की ढाल है। बिल्कुल, ये परत इलेक्ट्रोलाइट को एनोड के सीधे संपर्क में आने से रोकती है।
लेकिन जब बैटरी पुरानी हो जाती है या उस पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो ये सुरक्षात्मक SEI परत टूटने लगती है। ओहो, और फिर क्या होता है? जैसे ही ये ढाल टूटती है, तरल इलेक्ट्रोलाइट सीधे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील एनोड के संपर्क में आ जाता है। इस संपर्क की वजह से तरल इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोकार्बन चेन्स टूटने लगती हैं और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन ऑक्सीडेशन तो एक बहुत ही सामान्य सी रासायनिक प्रक्रिया है। मतलब लोहे पर जंग लगना भी तो ऑक्सीडेशन ही है ना? फोन के अंदर ये प्रक्रिया इतना आक्रामक रूप कैसे ले लेती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और वो खुली हवा में होती है। सही बात है। लेकिन बैटरी के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट का ऑक्सीडेशन और विघटन होता है तो वो अपने पीछे भारी मात्रा में बाई प्रोडक्ट्स यानी उप उत्पाद छोड़ता है, और ये जो बाई प्रोडक्ट्स है ना, ये गैसों के रूप में होते हैं। बाप रे, गैस? कौन सी गैस है? इस रासायनिक प्रक्रिया में मुख्य रूप से इथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसें पैदा होती हैं। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। अब उसी प्रेशर कुकर वाली उपमा को याद करते हैं। ये एक सील बंद चेंबर है। गैसें बन रही हैं लेकिन उनके बाहर निकलने के लिए कोई वेंट या वाल्व तो है नहीं। तो वो अंदर ही अंदर दबाव बढ़ाती रहती है। एग्जैक्टली। गैसों का स्वभाव है फैलना और ज्यादा जगह घेरना। जब इन गैसों को जगह नहीं मिलती तो वे बैटरी के लचीले बाहरी आवरण, जो आमतौर पर एक एल्यूमिनियम या पॉलीमर पाउच होता है, उस पर भारी दबाव डालती हैं। इसी दबाव के कारण बैटरी फूल जाती है। बाप रे बाप। यानी फोन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोजन जमा हो रही होती है। लेकिन मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स में एक और दिलचस्प बात पढ़ी थी। क्या ये सूजन सिर्फ गैस की वजह से होती है? नहीं, सिर्फ गैस ही इसका कारण नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ दस्तावेज इशारा करते हैं कि बैटरी के अंदर के ठोस हिस्से भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये एक बहुत ही अहम तकनीकी बिंदु है। गैस के अलावा बैटरी के अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर एक और बदलाव हो रहा होता है। वो क्या है? लगातार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसमें लिथियम आयन्स जब ग्रेफाइट नेगेटिव इलेक्ट्रोड के अंदर जाते हैं तो वे ग्रेफाइट की परतों के बीच बैठ जाते हैं। इसे इंटरकैलेशन कहते हैं। इंटरकैलेशन, ठीक है। अब उम्र और लगातार इस्तेमाल के साथ जब बैटरी खराब होने लगती है तो ये आयन्स पूरी तरह से वापस नहीं लौट पाते और वहीं फंस जाते हैं। अच्छा, तो वो अंदर ही अटक जाते हैं। बिल्कुल। और इसके कारण ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की मोटाई भौतिक रूप से बढ़ने लगती है। यानी एक तरफ तो गैस बन रही है जो अंदर से बाहर धक्का मार रही है, और दूसरी तरफ बैटरी के अंदर का ठोस ढांचा खुद भी सूज रहा है। हाँ, इन दोनों के मिले-जुले असर से ही सूजन इतनी विकराल हो जाती है कि फोन की स्क्रीन तक बाहर आ जाती है। ये तो बहुत ही जटिल और दो तरफा हमला है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि बैटरी के अंदर गैस बन चुकी है और ठोस ढांचा सूज चुका है, तो एक बहुत ही आम धारणा पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। कौन सी धारणा? देखिए, कई ऑनलाइन टेक फोरम्स में लोग दावा करते हैं कि अगर इस फूली हुई बैटरी को किसी भारी किताब के नीचे दबाकर रखा जाए या उसे निकालकर कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रख दिया जाए तो गैस ठंडी होकर सिकुड़ जाएगी। ओहो, ये तो बहुत लोग सोचते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि ऐसा करने से बैटरी वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाएगी। तो क्या विज्ञान इस देसी जुगाड़ का समर्थन करता है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, विज्ञान इस धारणा को पूरी तरह से नकारता है। ये एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो खतरनाक मिथक है। खतरनाक मिथक? मतलब ये काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं। थर्मोडायनामिक्स के नियमों के अनुसार तापमान में बदलाव होने पर किसी वस्तु का हल्का फुल्का सिकुड़ना या फैलना सामान्य है, लेकिन बैटरी का फूलना महज हवा का भरना नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक अपरिवर्तनीय यानी इरिवर्सिबल रासायनिक परिवर्तन है। जो इलेक्ट्रोलाइट कभी तरल था, उसकी रासायनिक संरचना हमेशा के लिए टूट चुकी है और वो गैस बन चुका है। मतलब उसे वापस लिक्विड नहीं बनाया जा सकता? एकदम सही। फ्रीजर में रखने से गैस के अणु शायद कुछ देर के लिए अपनी गति धीमी कर दें, जिससे सूजन मामूली रूप से कम लगे, लेकिन जैसे ही बैटरी वापस सामान्य तापमान पर आएगी वो फिर से फूल जाएगी। यानी टूटे हुए रासायनिक बॉन्ड्स को सिर्फ ठंडा करके वापस नहीं जोड़ा जा सकता? बिल्कुल नहीं। एक बार जो ढांचा टूट गया उसकी कोई वापसी नहीं है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ हवा का बुलबुला है, वे अक्सर एक और खौफनाक कदम उठाते हैं। क्या करते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि अगर एक छोटी सी सुई या पिन से इस पाउच में छेद कर दिया जाए तो सारी गैस फुस करके बाहर निकल जाएगी और बैटरी पिचक जाएगी।
अगर कोई ऐसा करता है तो रासायनिक स्तर पर असल में क्या होता है? ऐसा करना सचमुच अपने हाथ में एक छोटे बम को ट्रिगर करने जैसा है। बाप रे, इतना खतरनाक? हाँ, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इस पाउच के अंदर हाइड्रोजन जैसी ज्वलनशील गैसें भरी हैं। जैसे ही कोई सुई या धारदार चीज अंदर जाती है, वो सिर्फ बाहरी आवरण को नहीं छेदती। तो और क्या डैमेज करती है वो? वो अंदर मौजूद एनोड और कैथोड के बीच के सेपरेटर को भी फाड़ देती है। इससे तुरंत एक शॉर्ट सर्किट होता है जो भारी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। और गर्मी तो बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। बात यही खत्म नहीं होती। छेद होने से बैटरी के अंदर के अत्यधिक प्रतिक्रियाशील रसायन सीधे बाहर की हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आ जाते हैं। ओहो, ऑक्सीजन और लिथियम का संपर्क? बिल्कुल, लिथियम और ऑक्सीजन का ये संपर्क तुरंत आग पकड़ लेता है। इसे थर्मल रनअवे कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां गर्मी और अधिक गर्मी पैदा करती है। यानी चंद सेकंड्स में वो फूली हुई बैटरी एक भयानक विस्फोट के साथ आग के गोले में बदल सकती है। एकदम सही। लोग अनजाने में अपने हाथों में एक सक्रिय विस्फोटक लेकर घूम रहे होते हैं या उसे पिन चुभाने की कोशिश करते हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि फूली हुई बैटरी को किसी भी हाल में खुद से ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। ऐसे में एकमात्र उपाय यही बचता है कि फोन को तुरंत इस्तेमाल करना और चार्ज करना बंद कर दिया जाए। हाँ, उसे स्विच ऑफ किया जाए और किसी अधिकृत सर्विस सेंटर से ही इसे बदलवाया जाए। सही कहा। सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। तो चूंकि इस प्रक्रिया को उल्टा नहीं जा सकता, तो सवाल ये उठता है कि हम उस ट्रिगर को कैसे रोक सकते हैं जो इस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने की शुरुआत करता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। रिसर्च के इस टैग में एक चीज बार बार सामने आ रही थी, और वो है हमारी रोजमर्रा की आदतें। बैटरी अचानक से एक दिन में तो नहीं फूलती, तो वो कौन सा मुख्य कारक है जो इस खराबी की नींव रखता है? देखिए, इस पूरी रासायनिक तबाही का सबसे बड़ा उत्प्रेरक या कैटलिस्ट है गर्मी, ओवरहीटिंग। गर्मी? मतलब फोन का गर्म होना? हाँ, लिथियम आयन बैटरियां एक बहुत ही विशिष्ट तापमान सीमा के भीतर काम करने के लिए डिजाइन की गई हैं। जब हम चार्जिंग के दौरान भारी ग्राफिक्स वाले गेम खेलते हैं या 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो फोन का प्रोसेसर बहुत अधिक गर्मी पैदा करता है। और उसी समय चार्जिंग की वजह से बैटरी भी तो गर्म हो रही होती है। एग्जैक्टली। ये दोहरी गर्मी बैटरी के अंदर के उसी SCI लेयर को समय से पहले पिघलाने और तोड़ने का काम करती है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। लेकिन रुकिए, इस तर्क पर एक सवाल उठता है। आज के आधुनिक स्मार्टफोन्स में तो सॉफ्टवेयर के स्तर पर बहुत ही उन्नत थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट्स होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS का काम ही यही है कि जब फोन ज्यादा गर्म हो जाए तो वो चार्जिंग को धीमा कर दे या रोक दे। तो फिर सॉफ्टवेयर के होते हुए गर्मी से नुकसान कैसे पहुंच सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बेशक अंदरूनी करंट को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वो फोन के बाहर के भौतिक वातावरण को तो नहीं बदल सकता ना। मतलब बाहर का एनवायरनमेंट, जैसे कमरे का तापमान। हाँ। या फिर उदाहरण के लिए रात को सोने से पहले फोन को चार्जिंग पर लगाना और उसे बिस्तर पर, गद्दे पर या अपने तकिए के नीचे रख देना। ओहो, ये तो हम में से बहुत लोग करते हैं। बिस्तर जैसी मुलायम सतहें इंसुलेटर का काम करती हैं। वे ऊष्मा को सोखती हैं और उसे बाहर नहीं निकलने देती। तो गर्मी अंदर ही ट्रैप हो जाती है। बिल्कुल। जब फोन चार्ज हो रहा होता है तो उसे अपनी स्वाभाविक गर्मी बाहर निकालने के लिए हवा के प्रवाह की जरूरत होती है। अगर फोन एक मोटे कवर में है और बिस्तर पर पड़ा है तो वो अपनी ही गर्मी में उबलने लगता है। बाप रे। सॉफ्टवेयर चार्जिंग की गति को कितना भी धीमा कर दे, लेकिन जो गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही, वो बैटरी के रसायनों को अंदर ही अंदर लगातार भूनती रहती है। नहीं कर सकता, भौतिकी के नियम तो अपना काम करेंगे ही। इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हमेशा बहस होती है, चार्जिंग का प्रतिशत। हाँ, इस पर तो बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। बहुत से लोग ये मानते हैं कि फोन को हमेशा 100% तक फुल रखना चाहिए, या कुछ पुरानी धारणाओं के अनुसार फोन को तब तक चार्ज नहीं करना चाहिए जब तक कि वो पूरी तरह 0% होकर बंद ना हो जाए। ये जो मेमोरी इफेक्ट वाली सोच है, ये कितनी सही है? देखिए, पुरानी निकल कैडमियम बैटरियों में मेमोरी इफेक्ट होता था, लेकिन आज की लिथियम आयन बैटरियों में ये बिल्कुल लागू नहीं होता। तो फिर सही तरीका क्या है? विज्ञान की दृष्टि से बैटरी को 0% तक पूरी तरह खत्म होने देना और हमेशा 100% तक चार्ज रखना, ये दोनों ही स्थितियां बैटरी के लिए बहुत हानिकारक हैं। अच्छा।
100% चार्ज रखना भी हानिकारक है? बिल्कुल, इसे भौतिक विज्ञान के नजरिए से समझें। जब बैटरी 100% पर होती है तो उसका वोल्टेज अपनी चरम सीमा पर होता है। ये बिल्कुल एक रबर बैंड को उसकी पूरी क्षमता तक खींच कर रखने जैसा है। रबर बैंड वाली उपमा दिलचस्प है। अगर आप उस रबर बैंड को हफ्तों तक उसी तरह खींचा हुआ छोड़ देंगे तो उसके अणु कमजोर पड़ जाएंगे और वो अपनी लोच खो देगा। हाँ, वो ढीला पड़ जाएगा। इसी तरह लगातार उच्च वोल्टेज की स्थिति बैटरी के अंदर के रसायनों पर अत्यधिक तनाव डालती है। और 0% पर जाने से क्या होता है? जब बैटरी 0% पर जाती है तो एक अलग ही समस्या जन्म लेती है। इस स्थिति में बैटरी के अंदर जो कॉपर यानी तांबे के करंट कलेक्टर्स होते हैं वो घुलना शुरू हो सकते हैं। बाप रे, तांबा घुलने लगता है? हाँ, और जब फोन को वापस चार्ज किया जाता है तो वो घुला हुआ कॉपर गलत जगहों पर जमा हो सकता है, जिससे अंदरूनी शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। ये रबर बैंड वाली उपमा बहुत सटीक थी। तो फिर इस तनाव से बचने का सबसे वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीका क्या है? लिथियम आयन बैटरियों के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति है बीच का रास्ता, जिसे अक्सर 20% से 80% का नियम कहा जाता है। 20 से 80। बैटरी को इस गोल्डीलॉक्स जोन में रखने से उस पर न्यूनतम रासायनिक और यांत्रिक तनाव पड़ता है। हमेशा 100% तक चार्ज करने की कोई बाध्यता नहीं है। तो दिन में थोड़ा थोड़ा चार्ज करना बेहतर है? बिल्कुल, दिन में जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे हिस्सों में चार्ज करना बैटरी के स्वास्थ्य के लिए कई अधिक फायदेमंद होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स के विघटन की गति को बहुत धीमा कर देता है। अब बात करते हैं उस उपकरण की जो ये चार्जिंग करता है, चार्जर। कई बार लोग ऑफिस में या सफर में किसी का भी केबल मांग लेते हैं या सस्ते नकली चार्जर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। लोगों को लगता है कि यार करंट तो करंट है, क्या फर्क पड़ता है कि केबल 50 रुपए की है या 500 रुपए की। क्या ये सोच वाकई खतरनाक है? ये सोच बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकती है। ओरिजिनल या प्रमाणित चार्जर सिर्फ तार नहीं होते, उनके एडाप्टर में छोटे ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर और ऐसे माइक्रोचिप्स होते हैं जो फोन के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से बात करते हैं। अच्छा, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं? हाँ, वे सुनिश्चित करते हैं कि फोन को बिल्कुल सटीक और स्थिर वोल्टेज मिले। सस्ते या नकली चार्जर में ये सुरक्षा उपकरण नहीं होते। तो सस्ते चार्जर कैसा करंट देते हैं? वो अक्सर रिपल करंट भेजते हैं, यानी बिजली का बहाव एक समान होने के बजाय झटके से आता है। वोल्टेज में होने वाले इन लगातार उतार चढ़ावों से बैटरी के अंदर का तापमान अचानक बढ़ सकता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स में उथल-पुथल मच जाती है। और कई लोग तो लैपटॉप या कंप्यूटर के यूएसबी बोर्ड से भी फोन चार्ज करते हैं। वो भी सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि वहां से मिलने वाला करंट बहुत कम और अस्थिर होता है, जो लंबे समय में बैटरी की कार्यक्षमता को बाधित करता है। तो अगर हम इस पूरी रिसर्च को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि लिथियम आयन बैटरी कोई जादुई ब्लैक बॉक्स नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही सूक्ष्म और संवेदनशील रसायन कारखाना है। इस कारखाने में संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम इसे गर्मी से बचाएं, 20% से 80% के बीच रखें और सस्ते चार्जर से दूर रहें। एकदम सही सारांश है ये। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन सभी पेपर्स में छिपा हुआ था और शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। अच्छा, वो क्या है? हमने चार्जिंग और गर्मी के बारे में गहराई से बात की, लेकिन फोन के गिरने से होने वाले अदृश्य नुकसान का पहलू बिल्कुल अलग है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जब फोन हाथ से छूटकर नीचे गिरता है तो हमारा पहला ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर जाता है ना? हाँ, सब स्क्रीन ही चेक करते हैं पहले। अगर स्क्रीन बच गई और फोन बाहर से बिल्कुल ठीक दिख रहा है तो लोग राहत की सांस लेते हैं कि चलो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अंदर की सच्चाई कहीं अधिक डरावनी हो सकती है। बिल्कुल, इसे यांत्रिक आघात या मैकेनिकल ट्रॉमा कहते हैं, जिसका असर तुरंत नहीं दिखता। एकदम सही। उस एक तेज झटके की वजह से बैटरी के अंदर जो पॉलीथीन का बहुत ही बारीक सेपरेटर होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में टकराने से रोकता है, उसमें माइक्रो फ्रैक्चर्स या बहुत छोटे छेद हो सकते हैं। हाँ, जो आंखों से नहीं दिखते। बाहर से फोन पर एक खरोच भी नहीं होती, लेकिन अंदर ही उन दरारों में लिथियम के छोटे छोटे क्रिस्टल्स, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, उगना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, ये डेंड्राइट्स बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं और फिर कई हफ्तों या शायद महीनों बाद अचानक वो क्रिस्टल उस बारीक सेपरेटर को पूरी तरह से पार कर लेता है और एक धीमा शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे गैस बनने लगती है। हाँ, धीरे धीरे गैस बनने लगती है और बैटरी बिना किसी बाहरी कारण के फूलने लगती है। यानी आज जो फोन हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा है और बाहर से बिल्कुल सुरक्षित लग रहा है, हो सकता है कि वो अभी से अंदर ही अंदर कुछ महीनों बाद फूलने और अपने अंत की तैयारी कर रहा हो।
ये वाकई डराने वाला विचार है। ये एक ऐसा विचार है जो इस बात को साबित करता है कि हमारी जेब में रखी तकनीक कितनी शक्तिशाली होने के साथ-साथ कितनी नाजुक भी है। तो उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद फोन के चार्जिंग पर लगे होने या उसके गिरने पर बैटरी के अंदर चलने वाले इस अदृश्य रासायनिक युद्ध की तस्वीर जरूर सामने आएगी। बिल्कुल, जानकारी ही बचाव है। एकदम सही कहा आपने। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा और इस्तेमाल किया जाए। सुरक्षित रहें और अपने गैजेट्स के अंदर की इस जटिल दुनिया का सम्मान करें।